Hello my dear student and friends, you are most welcome in Udan the Fly channels. First of all, I have introduced myself with you that I am speaking Pawan Tiwari sir. So I teach the commerce subject for BCom, MCom and TGT and PGT. If I conversation my education, so you should take the knowledge. It's very important that I am going to teach who are speaking from that. So I have completed BCom and MCom from University of BHU, which established in Banaras. I hope you all of you know where is the establishment of BHU. So during the BCom, I have cracked the examination of CPT, IPCC first group and second group. I mean CA. But I am here today. It's very comfortable. It's very important that I am here. Why? I am here because I can teach the PGT and TGT. If I conversation about my teaching experience, so I have been seeing, I have been teaching from for 7 years for any competitive, means TGT, PGT, SSC, Bank, Railway, any. So now I will discuss about the syllabus of PGT, जो कि अभी 2020 में जो वैकेंसीज आई हैं आपके लिए फर्स्ट तो पीजीटी के लिए, मैं उसके कॉमर्स साइड के मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं। पहली बात मैं यहाँ पे मैं मार्क लगा देता हूं, सॉरी फॉर दिस, बट आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि केवल यहाँ पे टीजीटी की नहीं बल्कि आप यानी कॉमर्स साइड में केवल पीजीटी की वैकेंसीज आई है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। हम आज उसके पाठ्यक्रमार्थ मैं उसके सिलेबस की मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और मैं जो सिलेबस बताऊँगा याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज आपके लिए। आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि होता है ना कि अगर हमको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, छोटा हो या बड़ा, आप सबसे पहली चीज़ उसके सिलेबस को पकड़िए। आप देखते हैं आपके ही बीच में और हमारे ही बीच में कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 6 महीने 7 महीने 1 ईयर में वो क्या करते हैं, सेलेक्टेड हो जाते हैं। क्या होता है पता है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। आप ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ढेर सारी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत कभी स्टडी का कभी भी क्या कहते हैं लिमिट नहीं है, हमेशा अनलिमिट है। जितना पढ़ेंगे उतनी नॉलेज आपको इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये जो टाइम है ना, मॉडर्न टाइम, इट्स ए इकोनॉमिकल टाइम। आपको कुछ करना है, आपको जॉब अचीव करनी है, इसलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। अगर हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी का सिलेबस क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोइंग दैट, उसको जान लेना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे ही आज हम आपको पीजीटी का सिलेबस बताऊंगा, वो भी किसके, कॉमर्स साइड का। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस किसका, कॉमर्स का। कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं। आज हम इसके सिलेबस की बात करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि इसके सिलेबस में क्या होता है और कितने चीजों की इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और कितने इसमें चैप्टर को इंक्लूड करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले कि कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट आपको इस पीजीटी में पूछा जाएगा। पहला अकाउंट सब्जेक्ट, आपको पता है कि अकाउंट को लेखा शास्त्र और बही खाता हिंदी में कहते हैं। दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एंड आप लगा दे रहे हैं, अर्थात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमको स्टडी करनी है और उसके साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट भी हमको इसमें स्टडी करनी है। मैं हिंदी लिखा भी हूँ, आप रीड कर सकते हैं। और ऑलरेडी आई टीच इन इंग्लिश स्टूडेंट्स एंड हिंदी स्टूडेंट्स बोथ, मैं दोनों पढ़ाऊंगा। मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा, वैसे भी मैं राइट किया हुआ हूँ हिंदी में, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। सो नेक्स्ट तीसरा जो होता है वो हाई इकोनॉमिकल प्रिंसिपल एंड स्टैटिकल मेथड एंड, उसे बोलते हैं उच्च आर्थिक सिद्धांत एवं सांख्यिकी रीतियां। इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊं, ये इकोनॉमिक का पार्ट होता है, मैं आपको जरूर अध्ययन कराऊंगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सारा चीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस जान लेना, उस पर स्टडी करना बहुत अच्छा रहेगा। कम समय में काफी अच्छे आप प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले अब मैं अकाउंट के सिलेबस की बात कर लेता हूं। थोड़ा सा मैं इसको एबव कर लेता हूं। इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आपका है, आप देखिए अकाउंट है। तो सबसे पहले मैं आपको आज अकाउंट के सिलेबस की बात करूंगा। आज मैं अकाउंट का सिलेबस बताऊंगा कि आपको अकाउंट के बुक्स में से कौन कौन सी आपको
क्या कहते हैं लेसन के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिससे पीजीटी में क्वेश्चन इन पुटअप होते हैं। सिलेबस ऑफ अकाउंट्स, लेखा शास्त्र का पाठ्यक्रम। सबसे पहले इसमें से हमको पढ़ना है कि वित्तीय लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, आई मीन्स मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते किसको हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसमें पहला याद रखिएगा, जो पहली चीज इसमें से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल माने होता है कि जो ट्रांजेक्शन रुपए पैसे में होते हैं। फाइनेंशियल माने होता है रुपया पैसा, जो ट्रांजैक्शन रुपए पैसे में होते हैं उसी को ही कहा जाता है गाइज फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल में ही ये सारी चीजें आती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीजें क्या होती हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत एवं परिचय तथा उद्गम, मतलब ओरिजिन, इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज में बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। देखिए जितने भी व्यवसाय में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जो व्यवसायिक ट्रांजैक्शन, बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका जो क्या कहते हैं एंट्री होती है, जब हम दो पार्ट में लिखते हैं उसी को ही कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से ही हमको यह जानकारी होती है कि कौन जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, उनको दो पार्ट में लिखा जाना चाहिए, एक तो डेबिट और दूसरा को क्रेडिट। एक डिटरमिनेट रूल और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। और सबसे पहली चीज कि इसका पूछा है कब, इसके सिद्धांत जो कि मैंने बताया, और इसका परिचय और इसका उद्गम सबसे पहले कब हुआ। आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए भी, मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ही बताऊंगा कि 1494 ईस्वी में इटली देश का एक नगर है जिसको बोलते हैं वेनिस। इटली के वेनिस नगर के एक निवासी थे जिसका नाम था ल्यूकस पैसियोली। क्या था? ल्यूकस पैसियोली। उन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम पर सबसे पहली बुक लिखी थी जिसका नाम था द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट टू राइट, स्क्रिप्ट टू TU राइज RISC। ये सबसे पहली बुक लिखी गई थी और बहुत बार पूछा जाता है कि यह दे देता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि द कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट टू राइट यह किसकी पुस्तक है। तो आंसर में अगर रहेगा ल्यूकस पैसियोली तो आपको लगाना है किस सन में आया है, 1494 ईस्वी में आया है, यानी 1494 में आया है। और कहाँ के निवासी थे? इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% पूछ लेता है। आगे चलिए, जो दूसरे नंबर पर हमको स्टडी करना है वो पढ़ना है कि समायोजन प्रवृत्तियों के साथ अंतिम लेखे तैयार करना। आई मीन्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट किसके? विथ एडजस्टमेंट, टू द प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। हमको विथ एडजस्टमेंट से क्या करना है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आपको थोड़ा सा हम इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट होते हैं और कितने अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। आप देखिए, सबसे पहले आपको फाइनल अकाउंट जब भी कहा जाएगा टू द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आप पढ़े भी होंगे, पता है आपको। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता था, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा जो होता है वो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। अब आपको बता दें कि ये कोई अकाउंट नहीं होता है, इट्स नॉट अ अकाउंट, इट्स एन स्टेटमेंट विच क्लेरिफिकेशन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस सही है या नहीं, इस चीज का क्लेरिफिकेशन करता है। इट दैट क्लियर? इसको भी हमको स्टडी करनी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। और जब हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं गाइस, जिसका नाम है, जो टॉपिक या जिस लेसन का नाम है उसका नाम है पार्टनरशिप। हिंदी में उसको बोलते हैं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पार्टनरशिप। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब जैसे ही पार्टनरशिप की बात करेंगे तो इसमें पार्टनरशिप 4 प्रकार के होते हैं। हमको 4 प्रकार के इसमें क्या करना है? स्टडी करनी है। 4 लेसन की स्टडी में पहला करना है कि इंट्रोडक्शन। पहला क्या करना है? इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आई मीन्स परिचय पढ़ना है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिचय कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू
पार्टनर मतलब साझेदारों का प्रवेश, न्यू साझेदारों का प्रवेश पढ़ना पड़ता है। और जो तीसरा होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, इसकी हमको स्टडी करनी पड़ेगी। और जो चौथा नंबर लास्ट जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, हमको इसकी स्टडी करनी है। इज दैट क्लियर? तो ये 4 लेसन हमको केवल, मैंने यहाँ पे कोटेशन आपको टॉपिक बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप को जो लेसन होता है गाइस, उसके अंदर हमको 4 लेसन पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ना है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप पढ़ना है। ये चारों लेसन के हमको इसमें स्टडी करनी है, क्योंकि पीजीटी है, इतना शॉर्ट सिलेबस नहीं है इसका। ये मैंने टॉपिक बताया, इसमें से हमको बहुत ढेर सारी स्टडी करनी पड़ेंगे। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक बाय टॉपिक बाय मैं 1 लाइनर क्वेश्चन दूंगा, आपको केवल एक बार में पढ़ना है और आपको तुरंत रट जाएगा। एक एक क्वेश्चन फंसेंगे गाइस, एक एक क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं उसमें पीजीटी में आए हुए होंगे। बस आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों में, ताकि वो भी जुड़ के अच्छे ढंग से स्टडी कर सके। चलिए अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। देखिए नेक्स्ट में हमको क्या करना है, जिसका नाम है कंपनी मतलब कंपनी अकाउंट। आपको हम बता दें कि कंपनी में हमको क्या क्या स्टडी करना है, मैं यहाँ पे लिखा हूं। जैसे कि आ जाए कि कंपनी का उद्गम एवं विकास, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का उद्गम कैसे हुआ, कंपनी का विकास कैसे हुआ, हमको कंपनी के बारे में जानकारी कैसे हुई, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। काफी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा कि सबसे पहले कंपनी की स्थापना कब हुई, सबसे पहले कंपनी एक्ट क्या हुआ था। ये सारे की सारी जानकारी हमारे यहाँ कंपनी किस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश होती है, सारे के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं गाइज। दूसरे नंबर पे हमको स्टडी करना है कि व्हाट इज द काइंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं और कंपनी का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरे नंबर पे जो होता है कि कंपनियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसके 4 स्टेज होते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू सिलेबस ऑफ द पीजीटी, मैं केवल सिलेबस दे रहा हूँ पीजीटी के लिए, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन में बात नहीं करूंगा, ब्रीफली बात करूंगा। और जैसे ही मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में और अच्छे ढंग से अंडरस्टूडेबल मैं आपको क्या करूंगा, सिलेबस और टीच करूंगा, और आपको मजा भी आएगा और 1 लाइनर में क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में 4 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज। ये फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेशन मतलब क्या, इसको देखा जाए स्टेब्लिश, मतलब फॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्टेब्लिशमेंट, कैसे हम किसी कंपनी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कैसे हम स्थापना करते हैं, उस स्थापना करने में यानी स्टेब्लिश करने में, फॉर्मेशन करने में हमको कितने स्टेज को फॉलो करने पड़ते हैं, वो 4 स्टेज होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए इसी में 4th नंबर जो होता है आपका उस पार्षद सीमा नियम, मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन, याद रखिए। और जो आपका 5वें नंबर पर है वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको ये दोनों राइमिंग लग रहे होंगे, आपको ये दोनों क्या लग रहे हों, राइमिंग लग रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये एक ही जैसे आपको देख रहे होंगे। कैसे, मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपको एकदम सेम लग रहे हो, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, याद रखिएगा। तो ये जो मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का जो होता है, ये कंपनी का चार्टर भी कहते हैं मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन। इसे क्या बोलते हैं, ये चार्टर ऑफ कंपनी भी कहा जाता है, इसको चार्टर ऑफ कंपनी, चार्टर ऑफ कंपनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी के एस्टेब्लिश बिना इस पुस्तक के प्रिपेयर यानी इस बुक के प्रिपेयर किए बिना होगी ही नहीं। क्योंकि यह और ये जो नीचे दिया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ कंपनी इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश सो दैट। क्यों? क्योंकि यह कंपनी के एक्सटर्नल एक्टिविटी को, किसको, एक्सटर्नल क्या कहते हैं, एक आपको एक्टिविटी को डिफाइन करता है। किसको, एक्टिविटीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। और जो आपको ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये किसी कंपनी के आंतरिक, इंटरनल मतलब क्या है, आंतरिक, अंतर्नियम, एक कंपनी के इंटरनल कार्यों को क्या करता है, ये डिफाइन करता है। क्या करता है, डिफाइन करना है एक्टिविटी को,
डिफाइन करता है। तो इसलिए हमको दोनों की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से करना है और काफी इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। तो चलिए मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। 5वें नंबर पे जो आपका दिया हुआ है, जो 5वें नंबर का आपका सिलेबस दिया हुआ है, 5वें नंबर पे क्या है, देखिए 5वें नंबर पर जो आपका है गाइज वो क्या है, देखिए जो 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पर दिया है अंशों एवं ऋणपत्रों का अर्थ एवं प्रकार। आपको हम बता दें कि अंश किसे कहते हैं, ऋणपत्र किसे कहते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, इसके भी हमको इसमें अध्ययन करनी पड़ेगी। यानी व्हाट इज द मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% बता रहे हैं आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना पड़ेगा कि शेयर किसे कहते हैं, डिवेंचर क्या होता है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कोई कंपनी शेयर को इशू करती है, और साथ ही साथ इसमें ही आता है कि और इसमें हम ये भी स्टडी करेंगे कि सबसे कि शेयर कोई कंपनी कैसे इशू करती है, व्हाट इज द मेथड ऑफ इशू एंड शेयर एंड हाउ टू फॉर फ्यूचर इशूइंग ऑफ शेयर। कोई भी कंपनी जब शेयर को इशू कर देती है और इशू किए हुए शेयर को कैसे फॉर फ्यूचर करती है, इसकी भी हमको स्टडी इसमें करनी है। हम पूरा का पूरा आपको पूरा अध्ययन करवाएंगे, पूरा स्टडी करवाएंगे इसमें अच्छे ढंग से। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आगे देखिए 6वें नंबर पर हमको पढ़ना है लेखांकन का अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हमको स्टडी इसमें करनी है। और साथ ही साथ इसमें हमको प्रिपेयर करना है कि लेखांकन प्रणाली का चित्रण यानी फिगर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, कैसे अकाउंटिंग सिस्टम हमारे यहाँ कैसे अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है, कैसे हम समझते हैं कि अकाउंट को कैसे हम क्या कहते हैं फॉलो करें। सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई बिजनेस है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के बाद सबसे पहले क्या होता है, वो वाउचर तैयार करता है, प्रमाणक तैयार होता है, प्रमाणक तैयार करने के बाद फिर उसकी एंट्रीज होती हैं, सब्सिडरी बुक, अगर सेल किया है तो सेल्स बुक में, परचेज किया है तो परचेज बुक में, अगर सेल किया हुआ रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न में, अगर परचेज किया हुआ रिटर्न करना है तो परचेज रिटर्न में। हाँ, तो ये सारी की सारी हमको उसमें स्टडी करनी पड़ती है। इसके बाद फिर ट्रायल लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस दो ढंग से बनाए जाते हैं, एक एडजस्टमेंट बनाया जाता है, एक नॉन एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट जो होता है वो आपके क्या कहते हैं, उसके अंतर्गत एक अकाउंट बनाने पड़ते हैं फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको दो प्रकार के अकाउंट और एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, जो कि मैंने प्रीवियस अभी इसी में क्वेश्चन आपको मैंने बताया है टॉपिक में, वही हमको स्टडी करनी पड़ती है, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। मैंने आपको बताया कि उसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग करना पड़ता है। तो वही फिगर है मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, केवल मैं सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको बहुत टॉपिक बाय टॉपिक वन लाइनर और अच्छे ढंग से क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए इसके बाद मुझे पढ़ना है कि कॉस्ट जो है मतलब लागत लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का मुझे इसमें स्टडी करनी पड़ेगी। और 7वें नंबर पे कि लागत लेखांकन के तत्व एवं विधियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि एलिमेंट्स एंड विधियां, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? हमको क्या करना है, इसकी स्टडी इसमें करनी है। तो चलिए ये मैं इसमें मैं बताऊंगा कि लागत लेखांकन के तत्व एलिमेंट क्या होते हैं और कैसे इस लागत लेखांकन हम फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंड आउट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी जानकारी लेंगे। 8वें नंबर पर है कि यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग इसको बोलते हैं, यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग इसको बोलते हैं, यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है गाइड। मतलब इकाई लागत क्या होती है, इकाई लागत मतलब क्या होता है कि किसी एक वस्तु की लागत की जानकारी करने के लिए जो हम अकाउंटिंग तैयार करते हैं उसे हम इकाई लागत कहते हैं, अर्थात यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर कर उसे कहते हैं। चलिए ठेका लागत क्या होता है, इसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है, मैं लागत के बारे में पूरा का पूरा मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। इसके बाद मुझे पढ़ना है टैक्स अकाउंटिंग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देख लेते हैं और कुछ है इसमें। देखिए जो टैक्स अकाउंटिंग होता है, यानी टैक्स अकाउंटिंग में मुझे क्या स्टडी करनी है, 10वें नंबर पर आप देखिए, 10वें नंबर पर आपका है टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखा का अर्थ, यानी कर लेखांकन का अर्थ एवं प्रकार से, मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ
टैक्स अकाउंटिंग, इसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है कि व्हाट इज द मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग किसे कहते हैं और टैक्स अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट टैक्स, और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे भी पुटअप करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मुझे याद आना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जिसे बोलते हैं मैनेजरियल अकाउंट, यानी प्रबंधकीय लेखांकन जो होते हैं। 11वें नंबर पर मुझे पढ़ना है कि प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ, महत्व, क्षेत्र एवं कार्य, मतलब व्हाट इज द मीनिंग, इंपॉर्टेंट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मैनेजरियल अकाउंट, इसकी जानकारी लेनी है। एंड 12वें नंबर पे आपको पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट एंड, यानी प्रबंधकीय लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है और वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर क्या होता है, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंट, वी शुड टेक द नॉलेज अबाउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एंड यू। आगे देखिए 13 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो व्यवसायिक पूर्वानुमान क्या होते हैं, इससे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं इसमें। बिजनेस फोरकास्टिंग इसको बोलते हैं, फोरकास्टिंग को प्री एस्टिमेशन भी कहा जाता है गाइस, क्या कहा जाता है, प्री एस्टिमेशन भी कहा जाता है। एस्टिमेशन माने ही होता है सोचना, किसी चीज को पहले से सोचना। अगर हिंदी में देखा जाए तो देख लीजिए पूर्वा, पहले, पूर्व माने पहले, पहले से अनुमान लगा लेना ही पूर्वानुमान अर्थात फोरकास्टिंग यानी प्री एस्टिमेशन कहा जाता है। अब जिसके बारे में जानकारी अगर हमको पहले से रखना होता है उससे हम कहते हैं, अगर मैं बिजनेस से एड हूं तो अगर बिजनेस के बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी लेनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवसायिक यानी पूर्वानुमान या बिजनेस फोरकास्टिंग या प्री एस्टिमेशन कहे जाते हैं। आगे चलिए, अब प्री एस्टिमेशन किसके कितने करने के लिए हमको टूल्स यानी यंत्र के क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो यानी वही है इसके बाद की पूर्वानुमान के यंत्र यानी फोरकास्टिंग टूल्स की हमको इसमें स्टडी करनी है। अब 15वें नंबर पर आपका यानी 15 नंबर पर जो दिया है व्यवसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत, मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, और सबसे पहली चीज की प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं कि कैसे मुझे फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाना है, उसके क्या सिद्धांत हैं, इसकी जानकारी मुझे लेनी है। आगे देखिए 16 नंबर पर क्या है कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन, मैनेजरियल रिपोर्टिंग में हमको स्टडी करनी है। मैनेजरियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन, कि कैसे हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे प्रिपेयरिंग करते हैं, इसकी हमको जानकारी लेनी है। और 17 जो नंबर है इससे तो याद रखिएगा, जितने भी आए आपके ही सिलेबस हैं और यह वही डिसाइड किया है जहां से आपको टीजीटी और पीजीटी जो एग्जाम लेते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले भी जो 17 नंबर पे है इसको बोलते हैं अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। आप कॉमर्स से हैं, आप पीजीटी दे रहे हैं, आपको एक चीज बता दें, अगर टीजीटी फाइंड आउट करना है तो 11 प्लस 12 तक एकदम आपकी जुबान पे चीज होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको अगर लेना है, अगर जॉब लेना है तो आप कम से कम नहीं तो बीकॉम तक तो टच हो ही जाइए कि बीकॉम तक ऑल सब्जेक्ट आपको मुंह पर होना चाहिए, जबान पे होना चाहिए 100%। यू कैन क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन ऑफ पीजीटी, इट्स रिटन टू फोर्सली, आप लिखित ले लीजिए 100% आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, मैं सारी की सारी चीजें वही होती हैं, बस बशर्ते ये होता है कि आप उस चीज को फॉरगेट कर चुके होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 100% बता रहे हैं कि यू हैव नो सफिशिएंट टाइम फॉर एक्स्ट्रावेजेंट, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, कम समय में बढ़िया अच्छे से आपको तैयार करना है और वो आपको कोई ना कोई संस्था ही तैयार कराती है, जैसे कि हम लोग यहां से तैयार करवाएंगे और 100% बता रहे हैं कि आप अच्छा मार्क अचीव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है यह आपका 18 नंबर पर जो था, मैं आपको बता रहा हूं कि सम विच्छेद विश्लेषण, इवन ब्रोकन एनालिसिस आपको स्टडी करनी है। ये रहा आपका मेन चैप्टर जो हमको स्टडी करने हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं पीजीटी में जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं, उसके बारे में पूछ लेता है, मैं उसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर मैं आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। देखिए दिखा है कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डेफिनेशन दे दिया रहेगा और नीचे आपको दे दिया रहेगा कि डेफिनेशन किसे कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहते हैं, जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसमें बताता हूं। देखिए पहले नंबर पर क्या है कि कृषि आय क्या होता है यानी एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, दूसरा क्या होता है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं मतलब नेशनल इनकम क्या होता है, और कितने मेथड से हम नेशनल इनकम को निकालते हैं और कितने तरीके होते हैं। आगे
तीसरे नंबर पर क्या होता है कि व्यवसाय क्या होता है, यानी बिजनेस किसे कहते हैं, और साथ ही साथ बिजनेस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रेड होती हैं, वाणिज्य होती हैं यानी कॉमर्स होती हैं, उद्योग यानी इंडस्ट्रियल होती हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज होती हैं। ये सारी की सारी हमारे उसमें इंक्लूड होती हैं, बिजनेस में होती हैं। आगे देखिए चौथे नंबर पर क्या दिया है कि प्रोफेशनल। प्रोफेशन क्या होता है, पेशा जिसे बोलते हैं। याद रखिएगा पेशा जो होता है बेटा वो पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट से नॉलेज अचीव करने के बाद हम प्रॉफिट तो अर्न करते हैं, लेकिन किसी को सेवा देकर अगर प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे ही कहा जाता है पेशा। जैसे वकील हो गए, ये कहीं से नॉलेज अचीव करते हैं, डॉक्टर हो गए कहीं से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से नॉलेज अचीव करते हैं, फिर ये डिग्री नहीं ले सकते, उसके साथ इनके पास नॉलेज भी होता है, ये वर्क भी करते हैं, तब जाके किसी पेशेंट को देखते हैं, तब उनकी फीस लेते हैं, अर्थात सेवा देकर फिर वो क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, उसे ही पेशा हो जाता है, बस वही उनका पेशा हो जाता है। याद रखिएगा इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एंड पांचवें नंबर में बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। याद रखिए कैपिटल और थोड़ा सा कैश से दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताना पड़ेगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि इसमें पूरा फिनिश हो जाए। देखिए अब यहाँ आपका आ गया, देखिए पांचवें नंबर पर कैपिटल में बात किया था, कैपिटल और कैश ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये मैं आपको बताऊं, कैश को हिंदी में रोकड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोकड़। अब बहुत डिफरेंट है, कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, एक चीज याद रहनी चाहिए, क्या होती है आपकी कैपिटल लायबिलिटीज होती है, लेकिन जो कैश होता है वो गाइज आपका एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। क्यों लायबिलिटी क्यों होती है, लायबिलिटी किसे कहते हैं, लायबिलिटी मतलब होता है कि जो धनराशि जो अमाउंट आपको किसी को पेड करना होता है, जो आपको देना होता है, जहां आप लगा दे वहां से आपको कुछ ना कुछ मिले, वो आप उसकी लायबिलिटी बन जाए कि हाँ अगर आप लगाए हैं तो वो हमको कुछ ना कुछ दे, उसे लायबिलिटी कहा जाता है। लेकिन इजी वर्ड में देखा जाए तो बस ये समझो कि लायबिलिटी का मतलब होता है जब कोई धनराशि कोई भी अमाउंट कोई भी व्यक्ति को हमको पेड करना हो या लेना हो, इसका लायबिलिटी होती है। अब एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास हो हम उसका जो चाहे वो उपयोग करें, इसका एसेट्स। इज दैट क्लियर, और मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। आगे देखिए ड्राइंग क्या होता है, आहरण क्या होता है, मैं यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस बता देता हूं कि कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस ओनर होता है, वो पर्सनल यूज करने के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स एंड सर्विस एंड कुछ कैश भी निकालता है, उसे ही कहा जाता है ड्राइंग। इसमें प्रॉफिटेबल कौन होता है, हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, जो लॉस में जाता है वो जो निकालता है, वो जो ड्राइवर होता है वो। आगे देखिए लायबिलिटी क्या होती है, मैंने अभी तुरंत बताया है कि लायबिलिटी क्या होती है, जो अमाउंट हमको कहीं पेड करना होता है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। और सबसे पहली चीज कि लायबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो लायबिलिटी आपके क्या होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, मिडिल टाइम लायबिलिटी होता है। आगे देखिए इन्वेंट्री क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिस्काउंट, इसकी भी जानकारी हम लेंगे। और बैंक अधिविकर्ष क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आपको ये पेपर में मिल ही जाएंगे। आगे देखिए एंड दिवालिया इंसॉल्वेंट, याद रखिए बहुत स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इंसॉल्वेंट को ही क्या कहता है, मैड कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पागल नहीं होता है ये, आप लोग पागल मत बनाइएगा इसको, क्योंकि दिवालिया और पागल में अंतर होता है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है 12th नंबर जो आपका आगमन यानी रेवेन्यू, मतलब आगम जिसे कहा जाता है, आगम किसे कहते हैं और आगम कितने प्रकार के होते हैं, इसकी स्टडी हमको करनी है। और जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगेगा अप्रोच ऑफ पीजीटी के लिए मैं आपको जरूर दूंगा। और इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बस यही आपका सिलेबस है। और इसमें ये सिलेबस थोड़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सिलेबस थोड़ा नहीं है, बहुत है अपने आप में। इसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और होना भी पड़ेगा, पर्टिकुलर आपको कंटिन्यू होना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ बताएं, किसी ने कहा है और किसी ने कहा है, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सपने वो नहीं होते जो मैं सोते हुए देखता हूँ, सपने वो होते हैं कि जो मुझे सोने ही नहीं देता। अर्थात अगर आपको जिस दिन पीजीटी की अगर आपको ये हो गया ना यार कि मुझे लेना है तो 100% आपको लेना है, दिन रात एक कर दो यार, कुछ नहीं है, आपको करना ही क्या है, आप स्टडी करिए। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो 100% कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल आपके पास आपकी कठिन परिश्रम ही है गाइस। मैं बार बार कहता हूं कि यू हैव ओनली लिमिट टाइम, आपके पास केवल पर्याप्त टाइम है। 4-5 साल आप स्टडी कर लीजिए, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। अगर यही 4-5 साल अगर आप ये सो लग्जरी थिंग में अगर गुजारे ना तो पूरी जिंदगी रोने के लिए मिल जाएगा। मम्मी पापा से कुछ नहीं होगा, आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तब तक देंगे जब तक वो हैं, जब जान लेंगे कि हाँ अभी बच्चा प्रिपेयर हो गया है तो फिर पूरी तरह से वो भी छोड़ देंगे। कुछ तो यार कम से कम टाइम है उसका सही यूटिलाइज कर लो। आपका 50,000, 80,000, 1 लाख अकाउंट में आने लगेंगे ना, तब
चाहे जो करिए, कोई आपको टीका टिप्पणी करने वाला नहीं होता है। याद रखिएगा ये चीज़, हमेशा आप याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक द डोर अगेन एंड अगेन। दरवाजा, अवसर जो होता है, दरवाजा आपका बार बार नहीं खटखटाना होता है। इफ यू हैव अ कैपेबल, इफ यू हैव अ कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइज योर अपॉर्चुनिटी, यू कैन कैच अप राइट नाउ। अगर आपके पास क्षमता होगी तो उस आपके अवसर को तुरंत आप पहचान जाएंगे और उसको पकड़ लेंगे। तो इसलिए उस अवसर को पहचानने के लिए आप अपने अंदर एबिलिटी पैदा करिए। चलिए, मैं आज पूरा सिलेबस आपको बता दिया हूं। आज मैं केवल अकाउंट के सिलेबस की आपको चर्चा किया हूं और मैं केवल अकाउंट के सिलेबस को ही आपको बताया हूं। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस आपको बताऊंगा और एक एक कॉपी में आप पूरा सिलेबस नोट करिएगा। मैं जो बताया हूं ये लेसन टॉपिक में एकदम वन लाइनर क्वेश्चन आपको दूंगा और 100% एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ठीक है, मैं आज सिलेबस की चर्चा आपको कर लिया। अब आज मैं पूरा का पूरा अकाउंट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसा कोई भी उसमें टॉपिक नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूं, पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। अब जो सिलेबस आपको मैं बताया हूं उसको आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा, वो 100% आपके पूरा का पूरा इसी में से आएगा। कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, पूरा यही है, बस आपको स्टडी करनी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है सिलेबस लेके आऊँगा, किसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अभी काफ़ी चीज़ें मुझे बतानी थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया, क्योंकि अभी केवल मेरा इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस क्लास था, मैंने आपको दे दिया। अब इसको नोट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सिलेबस सब्जेक्ट का मैं सिलेबस लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।